अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू EACD क्लासेस। माय नेम इज़ तौकीरुल इस्लाम। जैसे कि आपको पता होगा कि यूनिट 5 हमने फिनिश किया है। उसकी PDF अपलोड हो चुकी है, साथ में उसके जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं। नाउ वी विल डू MCQs ऑन यूनिट 5। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 5 में जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उन्हीं के ऊपर MCQs करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विथ द MCQ नंबर 1। आई होप आपको ये दिख रहा है। आई होप दैट यू आर एबल टू सी द MCQs जो मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आई विल डू वन थिंग, मैं पहले स्क्रीन को फुल करता हूँ। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का प्राइमरी डिफरेंस क्या है। अगर आपको पता होगा, मैंने बताया था कि ग्रोथ जो होता है वो क्वालिटेटिव ग्रोथ इज क्वालिटेटिव इन नेचर, सॉरी इट्स क्वांटिटेटिव इन नेचर, वाइल एज डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। आई होप ये चीज़ आपको पता होगी। अब यहाँ पे पहला जो है वो ऑप्शन ए इज ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज वाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेशन ऑफ स्किल्स एंड फंक्शंस। ये करेक्ट है बिकॉज ग्रोथ जो होता है ये यूजुअली साइज में इंक्रीज को कहते हैं और डेवलपमेंट लाइफ के स्किल्स या फंक्शंस या इमोशनल डेवलपमेंट को कहते हैं। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आएगा। सेकंड अगर देखेंगे तो सेकंड गलत क्यों है, बिकॉज यहाँ लिखा है ग्रोथ इज क्वालिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव। ये गलत है क्योंकि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन सी इज ग्रोथ इज ए चेंज इन बिहेवियर। ये गलत है क्योंकि डेवलपमेंट होता है चेंज इन बिहेवियर, ना कि ग्रोथ, तो ये वाला भी गलत होगा। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, और साथ में ऑप्शन डी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सिनोनिमस टर्म्स, ये सिनोनिमस टर्म्स नहीं है, ये डिफरेंट टर्म्स है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट। सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी towards outwards, development from head to tail, development from tail to head, development that occurs in spurts। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दो तरह की ग्रोथ्स होती हैं। जब हमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में हमने सेफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल पढ़ा था। हमने पढ़ा था सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट होती है इट्स द पैटर्न ऑफ ग्रोथ दैट ऑकर्स फ्रॉम हेड टू टोज, हेड टू टेल या हेड टू टो। और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है वो होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स आउटवर्ड्स की तरफ, टूवर्ड्स द आउटवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेफलोकॉर्डल का पूछा है, तो सेफलोकॉर्डल वुड बी डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टेल। पहला जो है डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर टू बॉडी, उसको प्रॉक्सिमल डिस्टल कहते हैं। टेल टू हेड कुछ नहीं होता, और डेवलपमेंट दैट ऑकर्स इन स्पर्ट्स ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Next question is the process by which cells become specialized in structure and function is known as। ये वाला क्वेश्चन शायद आपने नहीं पढ़ा था, सो लीव दिस क्वेश्चन एंड उतना ये रेलिवेंट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द मोस्ट रैपिड फिजिकल ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस हमने देखे, उसमें यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट इज इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। आपको बताना है जो डेवलपमेंट होता है या जो ग्रोथ होती है, रादर नॉट डेवलपमेंट, ग्रोथ सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ किस में होती है। फिजिकल ग्रोथ अगर आपको पता होगा, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा फिजिकल, सबसे रैपिड, सबसे तेज़ फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो इन्फेंसी के पीरियड में होती है। जब छोटा बच्चा होता है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच स्टेज ऑकर्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, सिम्बॉलिक थिंकिंग एंड सिम्बॉलिक थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है पियाजे की थियरी के बारे में। इन्होंने बताया कि अर्ली चाइल्डहुड फेज़ में कौन सा यहाँ पे फेज़ होता है। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था जो पियाजे की थियरी है उसके चार स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज कॉन्क्रीट एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पहला जो आपको याद होगा, मैंने बताया वो इन्फेंसी का पीरियड होता है जो बर्थ से लेकर 2 साल तक होता है। और अर्ली चाइल्डहुड में हमने देखा था प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है जो 7 से 11 साल का होता है। और उसमें जो है पहले वाले में सेंसरी मोटर में चिल्ड्रन या चाइल्ड जो होता है वो लर्न करता है थ्रू हिज सेंसेस एंड एक्शंस। लेकिन जो दूसरा फेज़ होता है दैट्स प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल तक होता है, उसमें वो लैंग्वेज की हेल्प से, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज होता है, वो लैंग्वेज की हेल्प से इंटरेक्ट करता है। तो थर्ड जो है लेटर चाइल्डहुड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज उसको कहते हैं, और फॉर्मल स्टेज होता है 12 साल के बाद होता है। तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज लैंग्वेज का डेवलपमेंट प्री ऑपरेशनल स्टेज अर्ली चाइल्डहुड में होता है जो 2 से 7 साल के पीरियड में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लास्टी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऊपर वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी रेफर्स टू। प्लास्टिसिटी किसको कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में? प्लास्टिसिटी, अगर आप देखो, प्लास्टिसिटी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू अडेप्ट टू चेंज। ब्रेन की जो एबिलिटी होती है टू अडेप्ट टू द चेंज, उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस के दौरान जो ग्रोथ होती है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसमें आप याद रखोगे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ग्रोथ हार्मोन। फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है, टेस्टिस सीक्रेट करते हैं, और इंसुलिन ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज दैट इज द according to Erikson psychosocial theory, which stage occurs during adolescence and involves developing a personal identity। जो एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी थी उसमें उसने 8 स्टेजेस के बारे में बताया था। और अगर आपको याद होगा, जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था ये इन्फेंसी के पीरियड वाले फेज को कहते थे। ऑटोनॉमी एंड शेम वाला जो था ये दूसरा था, दैट वाज अर्ली चाइल्डहुड। इनिशिएटिव एंड गिल्ट ये उसके बाद प्री स्कूल वाला जो फेज़ था। और आइडेंटिटी वाला रोल कन्फ्यूजन, ये स्टेज जो है ये एडोलसेंस वाले फेज़ को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। अगर आपको याद होगा, मैंने उस टाइम पे बोला था कि एडोलसेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, ठीक है। अब इन स्टेज को याद रखने के लिए आप इनको याद रख सकते हो कि सबसे पहले टी था, फिर ए था। अगर आप यहाँ पे स्टेजेस अगर आप देखोगे उसके, तो उसके जो उसने स्टेजेस दिए थे उसको याद रखने की ट्रिक अगर मैं आपको बोलूँ, तो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर हम पीछे जाएंगे एंड इफ़ वी गो बैक टू द स्लाइड जहाँ पे मैंने ये पढ़ाया था, जस्ट अ मोमेंट, जो मैंने स्टेजेस पढ़ाए थे एरिक्सन की थियरी के, वो मैंने 8 स्टेजेस के बारे में वहाँ पे बोला था। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे 8 स्टेजेस लिखे हुए हैं। इनको याद रखने का तरीका एक ये है कि लाइक पहले वाले में टी आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरे वाले में ए आता है ऑटोनॉमी। टी ए है पहले, फिर उसके बाद 4 आईज हैं और जी आई लास्ट में है। लास्ट वाला इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर होता है। तो टी ए फिर 4 टाइम्स आई फिर जी आई होता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ए फॉर ऑटोनॉमी। आई वाले में पहले इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी और इंटीमेसी होता है। इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी और इंटीमेसी होता है। फिर जी फॉर जनरेटिविटी एंड आई फॉर इंटेग्रिटी लास्ट में होता है, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे कम इन्फ्लुएंस कौन सी चीज़ इनमें से डेवलपमेंट और ग्रोथ को करती है? जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स एंड क्लोथिंग स्टाइल। अगर आपको याद होगा, मैंने जब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था, तो मैंने जेनेटिक्स बोला था इसका असर होता है, न्यूट्रिशन से भी असर पड़ता है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन से भी पड़ता है, लेकिन क्लोथिंग स्टाइल से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे उतना असर नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next one, the next question is Vygotsky concept of zone of proximal development. Zone of proximal development किसको कहते हैं? Is it the difference between what a learner can do without help and what he can do with help? Yes, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। यहाँ पे पीडीएफ में शायद गलती से यहाँ ऑप्शन डी हो गया था, तो उसको ठीक कर लेना। यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट उनमें से कौन सा है? आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम या कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। बाकी जो होते हैं आपके मिनरल्स और जो मिनरल्स वो आपके आते हैं, और वाइटामिन्स वो आपके आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये एक मिनरल है जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। विटामिन सी एक विटामिन है जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। कैल्शियम ये भी एक मिनरल है जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन। इनमें से कौन सा कंप्लीट प्रोटीन है? अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि एनिमल प्रोटीन्स गुड प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे होते हैं। तो यहाँ पे राइस जो है ये एक प्लांट बेस्ड फूड है, लेंटिल ये भी प्लांट बेस्ड फूड है, स्पेनिश ये भी प्लांट बेस्ड फूड है, लेकिन एग्स जो हैं ये रिच होते हैं प्रोटीन में, और ये एक एनिमल प्रोटीन होता है इसमें, इसीलिए इसमें आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, दैट्स वाई ये कंप्लीट प्रोटीन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वाइटामिन इज प्राइमरली सिंथेसाइज्ड इन द स्किन?
अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। इनमें से कौन सा विटामिन तब पैदा होता है जब उस आपकी स्किन पे एक्सपोजर, जब आपकी स्किन पे सनलाइट पड़ती है। तो ये सिंपल सी बात है, सनलाइट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, अगर आपको याद होगा। और विटामिन डी मिलता है हमें डायरेक्ट सनलाइट से। विच मिनरल्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। इनमें से कौन सा हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे आयरन नहीं होगा, पोटेशियम भी नहीं होगा, जिंक भी नहीं होगा। हमने पढ़ा था कैल्शियम जो है आपकी बोन्स के लिए आपकी बोन्स की और टीथ को की मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विच मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स मोस्ट एनर्जी पर ग्राम। इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा एनर्जी पर ग्राम प्रोवाइड करता है? इज इट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर? अगर आपको याद होगा, प्रोटीन प्रोवाइड्स 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो प्रोवाइड्स 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, बट जो फैट होता है वो प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फैट जो होते हैं ये कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वाटर। इनमें से वाटर की फंक्शन कौन सी नहीं है इन योर बॉडी? ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। क्या आपके बॉडी के अंदर ये जो वाटर है, क्या ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? येस। डज इट रेगुलेट वाटर बॉडी द बॉडी टेम्परेचर? येस। डज इट प्रोवाइड एनर्जी? नो। डज इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स? येस। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वाटर से आपको एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है, बाकी सारे काम ये करता है। Which of the following statement is true about antioxidants? They promote oxidative stress in the body. They are only found in animal products. They help neutralize free radicals. They are a type of fat soluble vitamin. तो यहाँ पे लिखा है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं? नहीं। क्या ये सिर्फ आपको एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेंगे? नहीं। क्या ये टाइप ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन है? नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स टाइप ऑफ विटामिन नहीं है। They rather help to neutralize the free radical. Option C is the correct option. Which of following is a characteristic of food rich in the soluble fiber? इनमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक है ऐसे फूड का जिसमें आपको फाइबर, सॉल्युबल फाइबर देखने को मिलता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। यस, ये करेक्ट है। क्या ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? नहीं। ये फैट्स का यूजुअली काम होता है। हाई इन सैचुरेटेड फैट्स? नो। इंक्रीज इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स? नो। इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्या आपको ज़्यादा रिस्क है क्रॉनिक डिजीज का? ऑब्वियसली नहीं है, तो उल्टी बात है। डिक्रीज बोन डेंसिटी। क्या आपकी बोन डेंसिटी कम होगी? नहीं। इम्प्रूव्ड मूड एंड मेंटल हेल्थ। यस, आपका मूड और मेंटल हेल्थ बेटर होगा। क्या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा? नहीं, वो बेहतर बनेगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज बीएमआई। बीएमआई फिटनेस में हम पढ़ते हैं, बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स ये आपको याद रखना है, ये होता है बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ योर बॉडी वेट एंड हाइट। बॉडी वेट और हाइट का ये रेशियो होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बीएमआई स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द न्यूट्रिएंट इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग टिश्यू इन बॉडीज। इनमें से कौन सा प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल होता है बिल्डिंग टिश्यूज़ के लिए, मतलब सेल बिल्डिंग के लिए या रिपेयर के लिए, सेल रिपेयर के लिए? तो अगर आपको याद होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, प्रोटीन्स का प्राइमरी काम होता है टिश्यू बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग, फैट्स जो होते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इफ जो फॉलोइंग फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादातर आपको फ़िश में देखने को मिलता है। फ़िश यहाँ पे बीफ, वाइट ब्रेड, चिकन ब्रेस्ट इनमें से नहीं होगा, क्योंकि जो ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 यूजुअली फ़िश ऑयल में होता है या फ़िश में होता है। तो यहाँ पे सैल्मन इज़ अ टाइप ऑफ फ़िश, सैल्मन इज़ अ टाइप ऑफ फ़िश। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। शायद सुना होगा आपने ट्यूना, सैल्मन, ये फिशेज़ होती हैं, ये फ़िश होती है, ठीक है, फ़िश। विच ऑफ फॉलोइंग हेल्थ कंडीशन इज एसोसिएटेड विद एक्सेसिव सोडियम इनटेक। अगर आप ज़्यादा सोडियम ले रहे हो तो उससे क्या होगा आपको? क्या उसको हाइपरटेंशन उससे होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, एनीमिया होगा या आप स्कर्वी होगा? ऑस्टियोपोरोसिस होता है यूजुअली जब आपकी बोन्स कमज़ोर होती हैं।
अगर आप ज़्यादा सोडियम लोगे उससे आपकी बोन्स कमज़ोर नहीं होंगी। क्या आपको एनीमिया होगा? एनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। जब आप सोडियम अगर ज़्यादा लोगे तो उससे आपको हाइपरटेंशन होती है। इसीलिए जब अगर आपने देखा होगा जो नमक ज़्यादा खाते हैं ना, या अगर किसी को हाइपरटेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं कि एडवाइस किया जाता है कि वो नमक कम खाए, चाय में नमक कम खाए, बिकॉज नमक में जो होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें सोडियम होता है, तो उस सोडियम से हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच आर द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। तो इनमें से स्टार्च ऐसा जो है वो पाया जाता है इन सब में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी is a starch which is present in fruit, vegetables and whole grains. Next question is which of the following vitamin is important for proper blood clotting? blood clotting में हेल्प करता है विटामिन के। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपका विटामिन के। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग? इनमें से कौन सा यूज़ होता है फूड प्रोसेसिंग में, कौन सा हीट ट्रांसफर मेथड होता है? फर्मेंटेशन में हमने देखा था कि फर्मेंटेशन में शुगर्स कन्वर्ट होते हैं एसिड्स में या गैसेस में, ये तो नहीं आएगा। फ्रीजिंग में तो हीट यूज़ नहीं होती है। इवेपरेशन नहीं, ये इवेपरेशन में हीट यूज़ होती है, लेकिन इवेपरेशन में यूजुअली फूड प्रोसेसिंग में यूज़ नहीं होती है। तो पैस्चराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। पैस्चराइजेशन मैंने बोला था जब हम माइल्ड हीट देते हैं इन ऑर्डर टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फूड प्रोसेसिंग में यूज होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिट PPM, पार्ट्स पर मिलियन, यूज़ होता है किस लिए? pH ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, वाटर एक्टिविटी, विस्कोसिटी, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडिटिव्स इन फूड? इसका आंसर ए है, क्योंकि हमने देखा था चाहे कंटेमिनेंट्स की अगर हम बात करें या एडिटिव्स की बात करें, उनको मेजर किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन में। हम देखते हैं कि कितने पार्ट्स पर मिलियन हैं एडिटिव का फूड में या कंटेमिनेंट का फूड में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next question. The next question is what does HACCP stand for? HACCP की फुल फॉर्म याद रखना, मैंने बोला था इट्स हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्रिजर्वेशन मेथड रिलाइज ऑन द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स? इनमें से कौन सा प्रिजर्वेशन टेक्निक में हम वाटर रिमूव करते हैं फूड प्रोडक्ट से? तो दैट इज इट कैनिंग? नहीं, कैनिंग में हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में पहले बंद कर देते हैं, फिर उसको हीट कर देते हैं, तो ये नहीं आएगा। इरेडिएशन में हम फूड को एक्सपोज करते हैं टू सम रेडिएशंस। पिकलिंग नहीं आएगा, इसका करेक्ट आंसर है ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। ऑप्शन ए बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फूड प्रोसेसिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग फूड टू आयोनाइजिंग रेडिएशन टू किल बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स? इनमें से कौन से फूड प्रोसेसिंग टेक्निक में हम फूड को एक्सपोज करते हैं टू रेडिएशन? अगर आपको याद होगा फर्मेंटेशन में हम नहीं करते हैं ऐसा। ब्लैंचिंग में हम हीट करते हैं अपने फूड को, माइल्ड हीटिंग करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। इराइडेशन में हम ऐसा ही करते हैं, तो इराइडेशन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू योगर्ट इन्वॉल्व्स? जो मिल्क से हम योगर्ट कहते हैं दही को, ठीक है। योगर्ट से हम जो कर्ड बनाते हैं उसमें क्या पर प्रोसेस होती है? तो उसमें फर्मेंटेशन होती है। अगर आपको याद होगा लैक्टोबैसिलस जब हम उसमें डालते हैं तो उससे फिर आपका बनता है उससे आपका कर्ड बनता है। फ्रीजिंग इन्वॉल्व होती है? नहीं। कैनिंग नहीं। ड्राइंग नहीं। तो ये सारे नहीं आएंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग इज द कॉमन फूड एडिटिव यूज एज ए प्रिजर्वेटिव? इनमें से कौन सा यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव? ये याद रखना आप, ये बहुत ही फेमस है, दैट इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट यूज होता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ इमल्सिफायर? इमल्सिफायर का काम होता है एनहांस फ्लेवर, टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, टू स्टेबलाइज मिक्सचर्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, टू थिकन द फूड प्रोडक्ट। इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज टू स्टेबलाइज द इमिसिबल लिक्विड्स। यानी अगर आपको याद होगा मैंने ये पढ़ाया भी था कि जो इमल्सिफायर्स होते हैं फूड में हम यूज़ करते हैं ये इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो इमिसिबल यानी ऐसे कंपोनेंट जो नहीं मिलते हैं एक दूसरे के साथ, जो नहीं एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते अच्छे से, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं इमल्सिफायर्स। वहाँ पे मैंने बोला था टू स्टॉप द फैट्स फ्रॉम क्लॉटिंग टुगेदर, अगर हम फैट्स क्लॉट ना हो इसलिए ये यूज़ होता है, ठीक है। ये इमल्सिफायर्स स्टेबलाइजेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज प्राइमरली यूज फॉर यूजिंग द जडल मेथड?
तो जेल्डल मेथड में मैंने आपको बोला था प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज़ होता है, या मेजर करने के लिए जेल्डल मेथड यूज़ होता है। इसके लिए डूमस कंबशन टेस्ट, ये मैंने आपको बोला था, ये भी यूज़ होता है प्रोटीन को मेजर करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनालाइज द फैट कंटेंट। अगर आपको याद होगा, फैट कंटेंट के लिए मैंने बोला था प्राइमरली हम गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड प्रोडक्ट बाय स्पिनिंग इन ए सेंट्रीफ्यूज। स्पिनिंग इन ए सेंट्रीफ्यूज जो है, इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम फूड प्रोडक्ट को एक मशीन में रख देते हैं और फिर वो मूव करने लगती है ऐसे गोल 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 गोल, उससे क्या होता है कि अलग अलग हो जाते हैं उसके कंपोनेंट्स। इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स का काम होता है मेंटेन द प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फूडबोर्न पैथोजेंस। अगर आपको याद होगा, फूड एलिसा मैंने वाइटामिन के लिए बोला था, इसके अलावा अगर आपको याद होगा एनएमआर में भी मैंने बोला था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको याद होगा मैंने बोला था दैट वाज जब हमने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, उसमें हमने देखा था पीसीआर। तो पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये यूज़ होती है ये डिटेक्ट करने के लिए कि क्या कोई डीएनए सीक्वेंस है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसमें, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको याद होगा एनजीएस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, वो डीएनए और आरएनए की सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करता है, पीसीआर डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। और कल्चर बेस्ड टेक्निक थर्ड, दैट वाज द थर्ड जो हमने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द शुगर कंटेंट। गैस क्रोमेटोग्राफी यूजुअली फैट कंटेंट को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी शुगर कंटेंट को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। फूड बॉर्न इलनेस आउटब्रेक्स आर ऑफन लिंक्ड टू। फूड बॉर्न डिजीज़ जो होती हैं, यानी जो फूड की वजह से जो इलनेसेस फैलती हैं, वो यूजुअली किन के साथ रिलेटेड होती है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, अंडर कुक्ड मीट। अगर अंडर कुक्ड मीट होगा तो उससे भी फूड बॉर्न डिजीज़ हो सकती है। फूड्स दैट आर स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, उससे भी हो सकती है। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल, इनसे भी हो, तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कलर इंटेंसिटी। कलर इंटेंसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं कलोरीमेट्री। कलोरीमेट्री इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए कार्ल फिशर टाइट्रेशन मैंने बोला था, मॉइस्चर कंटेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये भी मैंने बोला था। पीएच मीटर, ये तो सिर्फ ये पीएच वैल्यू मेजर करने के लिए यूज़ होता है। द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट बेस्ड ऑन द साइज एंड चार्ज। साइज एंड चार्ज की बेसिस पे यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं, जो मैंने बोला था लास्ट में, जो मैंने पढ़ाया था जब मैंने एब्रिविएशन पढ़ाई थी। इलेक्ट्रोफोरोसिस इज द करेक्ट आंसर इस वाले का। क्रोमेटोग्राफी मैंने पढ़ाया था और सेंट्रीफ्यूगेशन भी मैंने अभी बोला था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फूड हैंडलर्स का के पास जो होता है उसमें क्या क्या आता है। पीपी किट्स में भी आपने देखो, जब कोविड फैला था ना, तो जो हेल्थ वर्कर्स होते थे उनको एक ऊपर से एक किट पहनी हुई होती थी जिसमें ग्लव्स होते थे, जिसमें ऊपर हेयर नेट्स होते थे, सेफ्टी गॉगल्स, कोट होता था पूरा, तो वो पूरे बंदे होते थे वो हेल्थ वर्कर्स। तो पीपी में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नॉट, आई गेस इसमें सारी चीज़ें आएंगी, पीपीई में ये सारी चीज़ें आएंगी, बट लैब कोट नहीं आएगा। आई गेस सेफ्टी गॉगल्स भी नहीं होंगे, तो आई गेस ऑप्शन ए मेरे हिसाब से सही होगा, बिकॉज उसमें यूजुअली क्या होता है कि पूरी बॉडी के ऊपर ग्लव भी होता है, हेयर नेट भी होता है, और बाकी बॉडी के ऊपर भी एक सूट होता है अलग से। सो आई गेस यहाँ पे मुझे लगता है ग्लव और हेयर नेट। लैब कोट तो नहीं आता है पीपी में, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, बट आई विल सी अबाउट दिस क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा डिटेल में देखूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप रहने दो। डेंजर जोन, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था डेंजर जोन वो वाला टेम्परेचर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा पैथोजेंस की ग्रोथ हो सकती है फूड के अंदर। वो मैंने बोला था कि वो 4 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। नेक्स्ट इज क्रॉस कंटेमिनेशन कैन ऑकर व्हेन। क्रॉस कंटेमिनेशन कब हो सकता है। क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है जब रॉ मीट टच करेगा कुक्ड फीड को। येस डेफिनेटली, अगर रॉ मीट होगा उसमें पैथोजेंस हो सकते हैं जो ट्रांसफर हो सकते हैं टू कुक्ड मीट, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट
ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या, सर्कुलेटिंग ब्लड होता है, ये तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। गैस एक्सचेंज, वो ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेट ग्रोथ, ये तो एंडोक्राइन सिस्टम है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शन है। नेक्स्ट इज विच सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। बॉडी का रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस ये किस का काम है, अगर आपको याद होगा स्ट्रेस जब भी होता है तो बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज प्राइमरली बेनिफिट्स टू बॉडी सिस्टम्स। अगर आप रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी के किस सिस्टम पे असर पड़ेगा, बेनिफिट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम उतना नहीं होगा जितना कार्डियोवैस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटल को होगा, क्योंकि हमने देखा था रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को हेल्प मिलेगी, और अगर आप कार्डियो करोगे तो कार्डियो से आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो बेनिफिट पाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी बोन्स एंड मसल्स। हेल्दी बोन्स एंड मसल्स के लिए आपको कैल्शियम एंड विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट द प्राइमरी रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का प्राइमरी काम क्या होता है, टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर नहीं, टू फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन नहीं, ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है। टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टिश्यूज नहीं, टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज, द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके इम्यून सिस्टम का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रमोट द मेंटल हेल्थ। इनमें से कौन सा मेथड मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज, एडुकेट स्लीप, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक से आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, एडुकेट स्लीप से भी ठीक रहेगी, और रेगुलर एक्सरसाइज से भी ठीक रहेगी, तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज हेल्दी एजिंग कैन बी प्रमोटेड थ्रू। हेल्दी एजिंग किस से हो सकती है, हाई फैट डाइट से नहीं, इससे तो हेल्दी एजिंग नहीं होगी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से नहीं, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड एक्टिव लाइफस्टाइल से यस, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन इससे तो नहीं होगा। तो हेल्दी एजिंग जो होगी ऑप्शन सी, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड एक्टिव लाइफस्टाइल से होगा। Which systems health can be monitored by checking blood pressure and cholesterol level? ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल किसके रिलेटेड होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड होता है नहीं, नर्वस सिस्टम के रिलेटेड होता है नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड होता है नहीं, ये रिलेटेड होता है कार्डियोवैस्कुलर के रिलेटेड, क्योंकि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके हार्ट के रिलेटेड होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मेन काम क्या होता है, टू ट्रीट एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं, टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म नहीं, टू इम्प्रूव डाइजेशन नहीं, जो मेन काम होता है वैक्सीनेशन का वो होता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज, ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रमोट्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। इनमें से कौन सी एक्टिविटी से आपकी कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट की और वेन्स की जो हेल्थ है वो बेहतर बनेगी। स्मोकिंग से क्या होगा, नहीं, स्मोकिंग से तो ख़राब ही होगी, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। कंज्यूमिंग हाई अमाउंट्स ऑफ शुगर नहीं, उससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रोलॉन्ग स्टेइंग एक ही जगह पर रहोगे उससे नहीं होगा। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज अगर आपको याद होगा मैंने बोला था जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है उससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेनिफिट मिलता है, और जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो हम करते हैं, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है, उससे आपको आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज एडुकेट हाइड्रेशन इज क्रूशियल फॉर द फंक्शन ऑफ विच सिस्टम। एडुकेट हाइड्रेशन मतलब अगर आप इनफ पानी पियोगे, पानी पीना किस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होता है यूरिनरी सिस्टम के लिए, पानी आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली कैन बी अचीव्ड बाय। आप स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर पाओगे, इग्नोरिंग द स्ट्रेसर्स नहीं, एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइडिंग सोशल इंट्रैक्शंस इससे तो नहीं होगा, इंक्रीजिंग वर्क आवर्स इससे नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपका स्ट्रेस जो है वो मेंटेन हो कम हो सकता है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दीज MCQs। PDF अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम EACT क्लासेस टेलीग्राम चैनल। सो विद दिस वी कंक्लूड यूनिट 5, यूनिट 6 भी कंप्लीट हो चुका है, इंशाल्लाह आगे फिर यूनिट बाकी जो यूनिट्स हैं इंशाल्लाह उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। So that's it for this video. See you in the next one. Till then, bye bye.